हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो आज से हम इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि लेसन नंबर 1 हमारा प्रीवियस वीडियो में खत्म हो गया था। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वाली वीडियोस देख लेना और हमेशा किसी प्लेलिस्ट की वीडियोस को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। लेसन नंबर 2 क्या है हमारा? क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे अगर मैं बात करूं रीडिंग के बारे में तो डीयू की अपनी एक रीडिंग होती है। उस रीडिंग में जो चैप्टर है वो है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे अलग अलग इकोनॉमीज को कंपेयर किया गया है। तो मैं अभी उस चैप्टर को स्किप कर रहा हूं क्योंकि वहां पे अलग अलग कंट्रीज का डाटा उठा के जब उसके बारे में बात की गई है। मैं लेसन नंबर 2 में करवा रहा हूं क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिसके पास भी लेसन नंबर 2 में कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो मेरे को बता देना, मैं उसका सिलेबस आखिरी में करवा दूंगा। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे पास। और सिलेबस में किसी भी तरह का डाउट हो तो पहले अपना सिलेबस मुझे इस नंबर पे भेजना 9667836336। वैसे मैंने सिलेबस पूरा वेरीफाई करके ही बनाया है और ये वीडियो डीयू के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 5 में कंसेप्ट सेम रहेंगे, लेसन का नाम आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो हमारा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक सेकंड हो चाहे वो हमारा ये हो, दोनों में ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो लेसन्स की तरफ से आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो कंटेंट है वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो ये वीडियो क्या है? क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट बट इट इज नॉट ओनली कंपोनेंट। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सबके लिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, अगर मैं 1950 तक की बात करूं, उस टाइम पे मेजर प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं था, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक, गरीबी बहुत ज़्यादा थी ज़्यादातर हर एक कंट्रीज़ में। फिर वहाँ से ये जरूरी था कि डेवलप कैसे किया जाए अपने आप को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहीं से हमारा एक नेसेसरी टॉपिक बनता हुआ आया है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो एसेंशियल तो है क्योंकि बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के जो कई लोग हैं वो बेचारे गरीबी में ही मर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, बहुत जगह फेमाइंस आ रहे थे, जैसे चाइना की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी फेमाइंस की वजह से, इंडिया में भी कुछ फेमाइंस देखे गए। तो उन सबको खत्म करना क्या था, बहुत जरूरी था। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट है, पर ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा कंपोनेंट नहीं जो जरूरी है, हमें और भी कंपोनेंट्स में और भी फैक्टर पे ध्यान देना होगा, जो मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की फर्स्ट लेसन में समझाया भी है। आगे क्या था हमारे पास? डेवलपमेंट एनकम्पासेस मोर देन द मटेरियल एंड फाइनेंशियल साइड ऑफ पीपल्स लाइफ टू एक्सपेंड ह्यूमन फ्रीडम्स। तो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ हमें क्या ठीक कर सकता है, एक तो मटेरियल और फाइनेंशियल साइड हमारी अच्छी कर सकता है, यानी कि हमारे पास एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होंगी। जैसे आजकल आप देख भी रहे हो कि आजकल जो है हम अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में पैसा है तो हम हर एक रिसोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि हर एक टाइप के गुड्स को एंजॉय कर सकते हैं, हर एक टाइप की सर्विसेज को भी एंजॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ किसकी वजह से? पैसे की वजह से। लेकिन सिर्फ वो जरूरी थोड़ी ना है, एक चीज़ और जरूरत है, वो क्या है? एक्सपैंड ह्यूमन फ्रीडम। हमें फ्रीडम भी तो मिलनी चाहिए, आज़ादी क्या है वो सबसे ज़्यादा जरूरत की चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है? डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन द एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। अब डेवलपमेंट का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं? सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, ऐसी कंट्रीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जैसा कहा जाता है ना कि भाई पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो हैप्पीनेस होना की भी क्या है, बहुत जरूरी है, फ्रीडम होना भी बहुत जरूरी है। अब पता लगा पैसा बहुत कुछ है, आपकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास ही पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पूरे फाउंडेशंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पैसे का कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो फ्रीडम होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब आगे हमारे पास क्या आता है? तो इन्होंने क्या बोला कि डेवलपमेंट एक जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है और रीओरिएंटेशन ऑफ एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, कि इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम दोनों का जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और रीओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने ये देखा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आता, और भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर आती हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री कोई बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन वहाँ के लोग जो है फिर भी खुश नहीं रह पा रहे। तो ऐसे पैसे का कोई बेनिफिट, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट नज़र नहीं आता। हमने एक चीज़ और देखी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो लोग जो है वो गरीब लोगों को बिल्कुल नीची नज़रों से देखते हैं, तो वो भी क्या है, इतना
अब इतनी अच्छी बात नहीं है। हमें सोसाइटी को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि ऑल ओवर सोसाइटी डेवलप करे। अगर कंट्री लेवल बात की जाए तो हर एक कंट्री डेवलप करे, ऐसा ना हो कुछ कंट्री तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए, कुछ बिल्कुल ही डेवलप ना कर पाए। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और वही चीज़ हमें क्या करनी है यहाँ पे देखनी है कि कैसे डेवलप करे तो हर एक कंट्री डेवलप करे। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ कंट्रीज डेवलपमेंट की रेस में आगे निकल जाए और कुछ इतने पीछे रह जाए कि जिन्हें निकालना क्या हो, गरीबी के उससे बहुत मुश्किल हो जाए। अब आगे क्या पॉइंट आता है हमारे पास, क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 4 अप्रोचेस। मतलब अगर हम क्लासिक थ्योरी देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, 4 अप्रोच हैं। कौन कौन से 4 अप्रोच वो समझते हैं। पहला, द लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, थ्योरीज और एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, कि देखो जब भी हम एक सोसाइटी में चेंजेस लेके आते हैं, अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है अपने आप को, सोसाइटी में और भी ज़्यादा चेंजेस लेके आने हैं, सोशल लेवल पे चीज़ें चेंज करनी है, तो हमें स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता, कि जब हम लोग पुराने ज़माने में रह रहे थे, यानी कि अगर मैं 19वीं शताब्दी की बात करूँ या फिर उससे पहले की बात करूँ, तो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पे मोस्टली डिपेंडेंट थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लग गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी, और इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, अब जो इंग्लैंड है उसने इतनी सारी कंट्रीज़ में कब्जा कैसे किया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ को लेके आया था इस दुनिया के अंदर। उसने पहले इंडस्ट्रीज़ लॉन्च करी, और जो उसने इंडस्ट्रीज़ लॉन्च करी तो उसे ट्रेड भी करना आ रहा था। अब वो ट्रेड करना सीख रहा था, तो उसने ऑलमोस्ट बहुत सी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया। ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो उसके गुलाम नहीं रही हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है, तो थ्योरीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, कि कैसे स्ट्रक्चर में चेंज लाया गया, ऐसे कौन कौन से पैटर्न फॉलो हुए थे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि देखो सबके पास अपने लिए प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते, हम सब किसी ना किसी पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। डिपेंड होने का मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उस कंट्री के ऊपर निर्भर हैं उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ही हैं, मतलब गिनी चुनी कुछ ही कंट्रीज हैं जहां पे वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर मुझे सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे उस कंट्री के पास ही जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया उस कंट्री के ऊपर। तो ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल डिपेंडेंस क्या होता है और उसके लिए क्या क्या रिवोल्यूशन लाए गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, द नियो क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये फ्री मार्केट काउंटर क्या है कि पहले जो है वो ट्रेड पॉसिबल नहीं होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, लोग सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेसेस पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड ही ओपन मार्केट है, आप कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। हाँ, टैक्स रूल अलग अलग है, ठीक है, कि अगर मान लो आपने बाहर से कोई गाड़ी मंगवाई, बाहर कोई फ़ोन मंगवाया, तो आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, पर हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मंगवा जरूर सकते हो, मंगवाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट होना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है जो किसके हैं, क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके 4 अप्रोच है, ये चारों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। एक को तो हम डिस्कस करेंगे आज वाली वीडियो में। तो देखते हैं भाई यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। तो हमने तो समझ लिया कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने हिसाब से काम किया ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कुछ कंट्रीज ने काफ़ी बेटर डेवलप कर लिया, कुछ कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाई। तो अब एक डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या था हमारे पास, डेवलपमेंट एज ग्रोथ एंड लीनियर स्टेजेस थ्योरीज। अब इसमें क्या है, अब देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक पार्ट इंग्लैंड भी था, मतलब एक तरफ से हमारा इंग्लैंड नाम का देश भी लड़ रहा था, ठीक है। उम्मीद आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, इंग्लैंड भी लड़ रहा था। तो अब दिक्कत क्या हुई, इंग्लैंड के जो सारे रिसोर्सेज थे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में वहाँ पे लग रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो इंग्लैंड हम जानते हैं एक ऐसी कंट्री है जिसने इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़े लेवल पे फैला रखा था, अपने ट्रेड सिस्टम को, अपने बिजनेसेस को काफ़ी बड़े लेवल पे फैला रखा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में लग रहे हैं। अब ये बिजी है वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इस टाइम पे सारी कंट्रीज को मिल गया मौका, किस चीज़ का मौका, आज़ादी पाने का। किन से, अंग्रेजों से, यानी कि कॉलोनियलिज्म को खत्म करने का मौका मिल गया, और वही कंट्रीज ने किया भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड मोर कंट्रीज सक्सीडेड इन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो गई। किसके बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग देयर इकोनॉमीज फ्रॉम पुअर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल जाइंट्स। अब जो है सभी
कंट्रीज को पता लग गया कि भाई अंग्रेज जो है वो इतना टाइम राज करके क्यों चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने स्ट्रैटेजी लगाई थी, वो लोग उन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी हर जगह, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो और कंट्रीज हो उनकी, वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉपर ट्रेड सिस्टम बनाया, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाई। अब आपको याद होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, तो उन लोगों ने सारे जो चीज़ें हाथ से बनती थी उन सबको खत्म कर दिया था, एक मॉडर्न टाइम लेके आए, मशीनें लेके आने लगे वो हर एक चीज़ के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन मॉडर्न मशीनों से बनाई जाएगी, वही सेम काम किया। तो इससे भाई कंट्री ने क्या सीखा कि अगर हम जब तक इस पुअर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकती। तो सब किस काम में लग गए, सब बनाने लग गए अपने आप को इंडस्ट्रियल जाइंट्स की, अपने अपने देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने लग गए। कुछ कंट्रीज जो है वो इसमें कामयाब हो गई, कुछ कंट्रीज कामयाब नहीं हुई। जो कंट्रीज कामयाब हो गई वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रो करवाएगी इकोनॉमिकली, लेकिन कुछ कंट्रीज जो इस काम को नहीं कर पाई, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर पाई, वो बेचारे फिर से क्या हो गई, पॉवर्टी के गैप में फंस गई, जिसमें से एक इंडिया भी थी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज भी कंपेयर करूं, चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, पर चाइना में इंडस्ट्रीज इंडिया से बहुत गुना ज़्यादा है, कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी फालतू इंडस्ट्रीज चाइना में है एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आज़ादी होने के बाद भी लोग कई सालों तक सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहे, वो थी हमारी एग्रीकल्चर। मैं ये नहीं कहता एग्रीकल्चर ज़रूरी नहीं है, पर जितने लोग चाहिए उतने ही तो हों, उससे फालतू लोग क्यों डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इसका मतलब ये था कि एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं ना, उतना जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा भी नहीं था। मतलब लोग खामखा अपने आप को एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन जीडीपी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर की वजह से। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के, ठीक है, इंडस्ट्रीज में या फिर सर्विस सेक्टर में जाना शुरू किया, ताकि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करे। तो ये सारे बेनिफिट मिले। तो ये हमारा था स्टार्टिंग का पॉइंट, जब हमने ये देखा कि डेवलपमेंट एज ग्रोथ शुरू कहाँ से हुई। तो ये सारी थ्योरी स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक सबके सबको सिर्फ अपने सर्वाइवल की पड़ी थी, सबके सबको अपनी पड़ी थी, किसी को ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। अब इंडिया का ही हाल देख लो, इंडिया में आज़ादी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो एकजुट नहीं थे, सब आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए तो इंग्लैंड का जो मेन पॉलिसी था, मतलब इंग्लिश पर्सन्स की पॉलिसी यह थी, डिवाइड एंड रूल, कि भाई तोड़ो और राज करो, इनको आपस में लड़वाते रहो, ये पागलों की तरह लड़ते रहेंगे और हम यहाँ पे आराम से राज करके जाएंगे। तो ये सिस्टम की वजह से इंग्लैंड, जो हमारे इंग्लैंड के लोग थे, वो इतने टाइम तक हमारे ऊपर शासन करके चले गए, और शासन ही नहीं किया, सारे रिसोर्सेज को खत्म भी कर दिया, पूरे तरीके से कंट्री को एक्सप्लॉइट कर दिया, ताकि उन्हें डेवलप करने में हमें वापस कई साल लग गए। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब रोस्टोज जो हैं, इन्होंने ये मतलब एक इकोनॉमिकली इन्होंने कुछ सिस्टम दिए ग्रोथ के, कुछ स्टेजेस बताए, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डायमेंशंस फॉलोइंग कैटेगरीज, कुछ इतनी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है। पहले क्या आता है, द ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि पुराने ज़माने की सोसाइटी, ट्रेडिशनल लोग जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं इकोनॉमिकली, पैसा कमाने के लिए या फिर खुद को डेवलप करने के लिए। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे पहला आता है। दूसरा, द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। फिर कुछ लोग होते हैं जो प्री कंडीशंस के अंदर आते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं खुद की ग्रोथ करना, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जो आज भी जिसका हमें बेनिफिट मिले और आने वाले कुछ सालों तक भी बेनिफिट मिले, जिसकी हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक के अंदर, कि ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका बेनिफिट मैं आज तो उठा लूँ लेकिन आने वाले टाइम में मुझे कोई बेनिफिट ना मिले। ग्रोथ तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका बेनिफिट आज की जनरेशन भी ले और आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए। तो वो सारी चीज़ होती है, तो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ के अंदर। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो है द टेक ऑफ, मतलब क्या, अब जो है वो उड़ान ले चुकी है इकोनॉमी, अब इकोनॉमी अपने बड़े लेवल पे जा सकती है। फोर्थ है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि अब जो है इकोनॉमिकली हम मैच्योर हो चुके हैं, कंट्री के लोग समझदार हो चुके हैं कि कैसे कंट्री को डेवलप करना है, कैसे हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, यानी कि जब कंट्री में इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छा खासा हो जाएगा तो वहाँ के लोग शुरू करते हैं हाई मास में कंजप्शन, यानी कि उन्होंने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए हैं, वो ग्रो कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन। जैसे आप देख सकते हो जितने भी हमारे वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सब क्या करते हैं, अब ये सब हाई अमाउंट में कंजप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, यानी कि अभी सस्टेन कर चुके हैं डेवलपमेंट पॉइंट पे।
तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजप्शन पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा पैसा वैसा बचाते नहीं हैं। और इससे देखा होगा आप लोगों ने कि किसी भी नॉर्मल पीपल के लिए वहाँ जाके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एकोमोडेशन, वहाँ का खाना पीना इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो वहाँ पे तो मेरे भाई 4-5 लाख सैलरी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी पर मंथ की। तो ऐसे हालात हैं अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में। अब आगे हमारे पास क्या आता है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा, एडवांस्ड कंट्रीज इट वाज आर्ग्यूड हैड अ पास्ड स्टेज ऑफ टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। तो एडवांस कंट्री अपने को क्या बोलती है कि भाई हमने तो पास कर लिया है कौन सा स्टेज, हम आ चुके हैं टेक ऑफ पे इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, कि हमने खुद की ग्रोथ कर ली है और हम टेक ऑफ के स्टेज पे आ चुके हैं। एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें कौन कौन, जैसे कि इंडिया क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, दैट वर स्टिल इन आइदर द ट्रेडिशनल सोसाइटी और प्री कंडीशन स्टेज। ठीक है, तो या तो वो अभी तक ट्रेडिशनल सोसाइटी पे ही अटकी हुई है, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था हमारा, एग्रीकल्चरल, मतलब अभी भी लोग एग्रीकल्चर को बिल्कुल ऐसे पढ़ के बैठे कि हम तो भाई डेवलपमेंट करेंगे तो इसकी वजह से करेंगे। ठीक है, मतलब अभी भी क्या है, कुछ कंट्रीज में बहुत से लोग, अब इंडिया में अभी भी बहुत से लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और इसका इतना भी सपोर्ट नहीं है जीडीपी को बढ़ाने में। तो जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हों, बाकी भाई अपना बाकी काम ढूंढे, ताकि कंट्री को बोल रहा हूँ, कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाई जा सके। अब आए क्या आता है हमारा, तो या तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर आते हैं या फिर वो प्री कंडीशन स्टेज के अंदर है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी ग्रोथ वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो यही एक है कि भाई अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है इकोनॉमिकली ग्रो करने का, एक बहुत मेजर लेवल पे ग्रो बाकी है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर मैं मानता हूँ अच्छा हो चुका है, सर्विस सेक्टर मानता हूँ बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया को एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा सके। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर, तो आज हम बात करेंगे हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल के बारे में। इससे पहले आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना होगा, वो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी क्या आती है, प्रोडक्शन। आप लोगों को पता होगा हमारी इस दुनिया में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। यानी कि जब भी हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला काम किसका आया, प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है, अब देखो जैसे इस मार्कर का भी प्रोडक्शन हुआ होगा, प्लास्टिक इंक वगैरह यूज़ करके इस मार्कर को बनाया है, तो इसके भी क्या हो गई, प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट आता है वो आता है किसका, कंजप्शन का। कंजप्शन, अब प्रोडक्शन से क्या आती है हमारी, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से पैसा जनरेट होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, कंजप्शन। अब प्रोडक्शन से हमने क्या जनरेट करी, इनकम, तो यहाँ पे इनकम भी लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो हमने इनकम जनरेट कर लिया। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, कंजप्शन। यानी कि हम सभी के सभी इस दुनिया में ऐसा कोई सा पर्सन नहीं है, कोई सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कंज्यूमर ना हो। हम सभी के सभी क्या है, कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर नहीं है सारे, पर कंज्यूमर सारे हैं। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो पहले हमने प्रोडक्शन करी, वहां से इनकम आया, फिर हम क्या करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं। अब आता है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा क्या होता है, सेविंग। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बात में सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है कि कितना पैसा आपने कमाया उसमें से कितना बचाया, मतलब इनकम माइनस में कंजप्शन। अब कंजप्शन जब आपने किया तो आपने कहीं ना कहीं पैसे को स्पेंड किया होगा, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारा क्या बनता है, सेविंग बनता है। यानी कि हमने कुछ पैसा बचाया होता है, उसमें क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग पॉइंट भी समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है, वो हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे ज़्यादा बात होगी अब इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। कोई भी इकोनॉमी जो है, जो आज डेवलप्ड है, उनमें कहीं ना कहीं रोल किसका है, इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक बड़े लेवल पे बचाया होता है और उस बचाए हुए पैसे को एक बड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो कंट्री जो है वो ग्रोथ करती रहती है लगातार। तो इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और सेविंग बराबर किसके होता है, इन्वेस्टमेंट के, कि जिन लोगों ने सेविंग कर रखी है उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ताकि वो मल्टीप्लाई हो पाए। तो जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा सेविंग होगी वो उतनी ही फालतू इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसी रेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जहाँ पे लोग सेविंग कम करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आएगी, पैसा मल्टीप्लाई जल्दी से नहीं हो पाएगा।
तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जिसकी मैंने यहाँ पे बात कर ली। अब आता है हमारे पास यहाँ पे अगला पार्ट। अब देखते हैं हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है। तो एवरी इकोनॉमी सेव अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेशनल इनकम। हम सब जानते हैं कि हर एक इकोनॉमी जो है वो अपना नेशनल इनकम का कुछ पार्ट बचा लेती है, इफ़ ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट और इम्पेयर्ड कैपिटल गुड्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अब बात ये क्या होता है भैया, वॉर्न आउट या फिर इम्पेयर्ड कैपिटल गुड्स क्या होता है? देखो एक टर्म होता है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब बात है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती रहती है। क्यों गिरती रहती है? क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं, और जब हम उसे यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू में गिरावट आती रहेगी। सपोज करो आज आपने कोई नई गाड़ी निकलवाई, क्या उसकी वैल्यू 1 साल बाद सेम रहेगी? बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यूज़ करने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत डिफेक्ट्स आए होंगे, दिक्कतें आई होंगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही हर एक फिक्स्ड एसेट होता है, चाहे वो लैंड हो, लैंड तो इसमें तो जल्दी से नहीं आती, क्योंकि लैंड में एग्रीकल्चर में बोल सकता हूँ मैं कि वहाँ पे गिरावट आती है, डेप्रिसिएशन आता है। क्योंकि जब आप लगातार किसी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करोगे, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो वो डेप्रिशिएट हो सकता है। बिल्डिंग्स में डेप्रिसिएशन आता है, क्योंकि बिल्डिंग्स है जितनी पुरानी होगी, ठीक है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उतनी खराब होती चली जाएगी, तो उसे हमें रिकंस्ट्रक्ट करवाने की जरूरत पड़ती है, फिर हम मॉडिफाई करवाते हैं, फिर रेनोवेट करवाते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई। अब मशीन्स भी हमारी खराब होती हैं टाइम के साथ जब हम उसे यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हर एक मशीन की अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद हम उसे चेंज करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है, इसलिए भी हमारा पैसा बचाया हुआ काम आता है। तो उम्मीद है आपको डेप्रिसिएशन टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैल्यू में गिरावट किसी भी एसेट के, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब अगर आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना, उसका एक अलग से अकाउंट बनता है कि हम लोग जो है पहले से डेप्रिसिएशन बता के चलते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू इतनी गिर रही है, यानी कि हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व। इससे क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने एक कंपनी ने 1 करोड़ की मशीन ले ली, ठीक है, और उस मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, उसे 1 करोड़ की मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई। अब जो है उसे ठीक करने के लिए कितने पैसे चाहिए, या फिर उसे रिप्लेस करने के लिए कितना पैसे चाहिए? मुझे फिर से 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, या फिर उससे फालतू लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी होती है टाइम के साथ। तो लोग करते क्या हैं, लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। इसमें करते क्या है कि अगर मान लो कि कोई 1 करोड़ की मशीन है, सपोज करो कोई 1 करोड़ की मशीन है, ठीक है, और मुझे पता है 10 साल में क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, तो ये लगी 7 0, 10 साल में खराब हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूं तो मुझे हर साल कितना बचाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए बचाना पड़ेगा। जब मैं 10 लाख रुपए हर साल बचाऊंगा तब जाके कहीं ना कहीं 10 साल बाद ये मशीन को मैं रिप्लेस कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हम पहले से रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं कि जैसे ही वो मशीन खराब होगी, हमारे पास पैसे की दिक्कत ना हो, हम वहाँ से पैसा निकालेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व से और उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो यही बात यहाँ पे देखी जाती है कि हम लोग जो है नेशनल इनकम का कुछ प्रोपोर्शन बचा लेते हैं, ताकि जो भी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट खराब हुए हैं उसको रिप्लेस कर सकें, या फिर उसे मॉडिफाई या फिर रेनोवेट करवा पाएं। इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी। और कई बार तो ग्रो करने के लिए हमें हमेशा नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चलो मैं आप इकोनॉमी की बात नहीं करता, अगर सिर्फ मुझे या फिर किसी इंडिविजुअल को ग्रो करना हो तो क्या उसे बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो वेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हो। हम लगातार अपने इनकम का कुछ पार्ट सेव करते रहते हैं ताकि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके आने वाले फ्यूचर में, कि किसी भी तरह की अगर दिक्कत आए तो हम वो पैसा हमें क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो इसी तरीके से एक कंट्री भी करती है। कंट्री जो है अपने नेशनल इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट बताती रहती है ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। अब जो कंट्री जितना अच्छा पैसा बचाएगी और उसे जितने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेगी, वो कंट्री उतनी ही रैपिडली ग्रो करेगी इकोनॉमिकली। तो वही बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे थी। तो देखो, इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी। अब आता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब बात है भैया, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई सी चीज़ या फिर कोई सा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो रेशियो दैट शोज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ये हमने डिस्कस किया भी था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको एक बार और समझाया था कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेट सेविंग्स रेशियो। तो सेविंग्स एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि भैया डिस्पोजेबल इनकम कौन सी नई टर्म आ गई। सुनो, इनकम जो है, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में एक डिफरेंस होता है।
अब मान लो कि किसी ने कोई पर्सन ने, मैंने कोई इनकम जनरेट करी, ठीक है, अब उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा टैक्स। जब टैक्स लगेगा तब मेरे पास क्या आएगी, डिस्पोजेबल इनकम। सपोज करो किसी की इनकम जो है वो 1 ईयर की 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए है किसी की इनकम। कितनी लगा दी मैंने, जीरो एक्स्ट्रा, हाँ 10 लाख रुपए की इनकम है। अगर सपोज करो इस पर 30% टैक्स लगता है तो 10 लाख किसी ने कमाए। अब गवर्नमेंट क्या बोली कि आप लोग आते हो 30% के टैक्स स्लैब में, तो आपकी इनकम का 30% डायरेक्टली क्या लगेगा, इनकम टैक्स। तो उस पर कितना लग गया, 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स लग गया, 3 लाख का इनकम टैक्स लग गया, बाकी बचा कितना, 7 लाख। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो मुझे खर्च करने के लिए मिलेगी, क्योंकि बाकी 3 लाख कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने ले लिए एज अ टैक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सेविंग्स एक्सप्रेस्ड एज अ प्रपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से कितना प्रपोर्शन बचा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेविंग्स। अब आता है आगे, तो ये हमारा पास सेविंग का वो है। तो सेविंग इक्वल्स टू एस वाई, वाई हमारा क्या है, इनकम पे डिपेंड करता है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा के। अब आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा के का मतलब क्या है, चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कैपिटल, यानी कि अपने कैपिटल को किस लेवल पे आप इंक्रीज कर रहे हो। सपोज करो किसी ने पहले कहीं पे 1 लाख रुपए लगा रखे थे, ठीक है, फिर उसके पास आया 50,000 रुपए और उसने 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, चेंज इन कैपिटल। कितना कैपिटल आपने इंक्रीज कर दिया। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेल्टा के, यानी कि चेंज इन कैपिटल, कि जितना चेंज हम करेंगे कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो एक बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो बार बार फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, ठीक है, और एक बड़े लेवल तक लेके जा पाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा के। अब एक और ध्यान रखना, के अपॉन वाई, यानी कैपिटल अपॉन में इनकम, के दिखाता हूँ मैं कैपिटल के लिए, के से कैपिटल, वाई से इनकम, तो के अपॉन वाई बराबर क्या आता है हमारा, कंजप्शन का रेशो। अब डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, ये भी क्या है, सी, कंजप्शन का रेशो। और यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनेगा, आप डेल्टा के निकालना है, यानी कि आपको चेंज इन कैपिटल निकालना है, सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेल्टा वाई से, तो ऐसे निकल जाएगा। अब ये 1/c क्या होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। 1/c का होता है मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। ये एक चीज़ देखता है कि हमने जो कैपिटल लगाई है उसका यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर तरीके से कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ देखना इसका काम है। अब आगे क्या आता है हमारे पास, वो समझते हैं। तीसरा पॉइंट, फाइनली बिकॉज ऑफ नेट नेशनल सेविंग्स इज इक्वल नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हम देख भी रहे हैं, तो हमेशा जो है वो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यानी कि लोगों ने इतना पैसा बचाया उसे इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया हम तो पैसा बचाते हैं उसे बैंक में रख लेते हैं, भाई वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है। वैसे वो मैं मानता हूँ खराब इन्वेस्टमेंट होती है, पर होती इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से भी क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं, ब्याज मिलता है। तो इसलिए जो पैसा बैंक में रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा है, वो भी एक क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, अगर आपने कोई पैसा कैश में रखा है घर में अपने, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा अपने मार्केट से बाहर निकाल लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तोड़ दिया आपने, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी आपने तोड़ दिया वहाँ पे। तो इसलिए जो पैसा घर में रखा है ना कैश की फॉर्म में, वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वरना बाकी सब जगह वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। अब अगर देखो तो S इक्वल्स टू आई हमारे पास क्या आया यहाँ पे, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, कि जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि भाई जो जितना बचाएगा उतना ही तो इन्वेस्ट करेगा। अब सपोज करो कोई पर्सन कम बचा पाता है, फिर बचा ही नहीं पाता, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो पर्सन ज़्यादा बचा पाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। अब देखो यहाँ पे तो I इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा के, यानी कि हमारी यहाँ पे इनकम किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट बराबर होगा डेल्टा के चेंज इन कैपिटल, और C डेल्टा वाई, वो तुमने देख लिया था यहाँ पे, ठीक है, कि डेल्टा के बराबर किसका होता है, C डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, हमेशा चीज़ ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू हैरोड-डोमर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हैरोड-डोमर ने क्या थ्योरी दी वो समझते हैं। स्टेट्स सिंपली दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP इज डिटरमाइंड जॉइंटली बाय नेट नेशनल सेविंग्स रेशो। इसका मतलब GDP की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके कंट्री में सेविंग्स कितनी हैं, एंड नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कैसे करती है डिपेंड, अब वो समझते हैं कि बार इस चीज़ को। तो सुनो, उसने क्या बोला कि जबकि GDP है, GDP क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज जनरेट हुई है उन सबकी फाइनल वैल्यू का सम, उसको हम क्या बोलते हैं, GDP बोल के चलते हैं। अब बात यह है कि भैया ये सेविंग पे कैसे डिपेंड करता है और नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो पे कैसे डिपेंड करता है। तो सेविंग पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने क्या बोला आपको कि एक कंट्री के अंदर जितनी सेविंग्स होगी
उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि लोग जितना कम पैसा खर्च करेंगे उतना ही फालतू पैसा बचाएंगे, और जितना फालतू पैसा बचाएंगे उतना ही पैसा वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर सेविंग किसी कंट्री के अंदर अच्छी हो रही है, अच्छे लेवल पे हो रही है, तो वो कंट्री उतनी ही रैपिडली ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब क्या है कि कम से कम पैसा लगा के कितना फालतू से फालतू आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। मतलब कम से कम पैसे में एक हायर लेवल ऑफ आउटपुट कैसे जनरेट किया जा सकता है, वो हमारा किसके अंदर आता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो सी। तो जो कंट्री जितने कम कैपिटल में जितना फालतू आउटपुट जनरेट कर सकती है, वो कंट्री क्या है, उतनी ही अच्छी है। अब आगे समझते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, अब्सेंस है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे अभी रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, प्रोडक्शन कंजप्शन, प्रोडक्शन कंजप्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम विल बी डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू सेविंग्स रेशियो। तो ऐसे केसेस में जो ग्रोथ रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सेविंग्स रेशियो पे। वो तो बता ही चुका मैं, जितनी अच्छी सेविंग उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट, और जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना तेजी से कंट्री जो है वो ग्रो करेगी। मोर एन इकोनॉमी इज एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट आउट ऑफ अ गिवन जीडीपी ग्रेटर द ग्रोथ। इसका मतलब जितना फालतू एक कंट्री अपने जीडीपी में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, जितना कंट्री के लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब यूएसए है। अब अगर मैं यूएसए को कंपेयर करूँ तो यूएसए में आपको पता नहीं होगा, यूएसए में स्टॉक मार्केट में 90% लोग इन्वेस्टर्स हैं। और इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में इसे बोलते हैं जुआ। अगर मैं इंडिया कंपैरिजन कर दूँ, वो तो लोगों की आंखें खुली है कोविड के बाद, कि जो लोग कोविड के बाद आए उन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सीखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनीज के अंदर, कैसे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, और कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है। नहीं तो इंडिया के लोगों को कुछ नहीं पता कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। तो इंडिया में सिर्फ मात्र और मात्र मेरे हिसाब से 10 या 15% लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सपोज करो अगर इंडिया में 90% लोग अगर इन्वेस्टर बन के स्टॉक मार्केट में तो कितना पैसा फ्लो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो जो यूएसए है वहाँ पे 90% लोग क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए वहाँ की जो कंपनीज है वो इतना फालतू ग्रो करती है। आप टॉप लेवल की कंपनीज देख लो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, सब किसी की बने, टेस्ला हो, वो सब यूएसए की कंपनीज हैं, ठीक है। इंडिया में कंपनियां ग्रो ही नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि कंपनियों को टाइम पे फंडिंग ही नहीं मिलती, पैसा ही नहीं मिलता, ग्रो कहाँ से करेंगे। तो ये भी एक क्या है, रीज़न है। तो जिस कंट्री में जितनी अच्छी सेविंग होगी वहाँ पे उतनी ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी, और जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जीडीपी उतनी तेजी से ग्रो करेगा। अब आगे देखो यहाँ पे, एंड इनवर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड टू इकोनॉमी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। द हायर सी लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ विल बी। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रेशियो जितना ज़्यादा होगा जीडीपी ग्रोथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा कैपिटल लगाया जा रहा है पर ग्रोथ फिर भी हो नहीं रही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बाकी कंट्रियाँ ग्रो हुई हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, वो क्यों हुई है? क्योंकि उन लोगों ने अपना ध्यान एग्रीकल्चर से हटाया, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगाया। लेकिन हमारी कंट्री में लोग अपने आप को कहाँ दिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर में। चाहे घर में कोई खेती कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वो सब क्या दिखा रहे हैं कि हम तो भाई खेती ही करते हैं, ठीक है। फादर भी सेम खेती में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बेटा भी उसी खेत में लगा हुआ है, चल लगा ना हो, बस रोटी देने जाता हूँ कि हाँ जी हम तो यहाँ एम्प्लॉयड हैं, और वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो वही सेम चीज़ थी, जो गलती थी वही चीज़ यहाँ पे आती है कि जब ज़्यादा कैपिटल लगा के कम ग्रोथ होती है तो जीडीपी कहाँ से ग्रो कर जाएगी? ग्रोथ तो वहाँ होगी जहाँ पे कम कैपिटल लगाया जाए, यानी कम पैसा लगाया जाए और फालतू पैसा बनाया जाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, द हायर सी यानी कि हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो जितना ज़्यादा सी हायर होगा जीडीपी ग्रोथ उतनी ही कम होगी, और जितना कैपिटल कम लगेगा और ग्रोथ फालतू होगी उतनी ही जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स। अब बात यह है कि भैया ये स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स होता क्या है वो समझते हैं। तो थोड़ा चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ यानी कि पुराने समय की बात करूँ तो उस टाइम पे जो ज़्यादातर जनता थी वो सिर्फ किस पे इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर पे। यानी कि हमारे इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, इन सब पे जो डिपेंडेंट है उसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ठीक है। और इसके बाद हमारा थर्ड सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। अब इसमें क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 3 सेक्टर थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो पुराने समय में प्राइमरी सेक्टर पे इन्वॉल्व थे। अब दिक्कत क्या आई कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो प्रोडक्शन एक लेवल तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लोगों को काम सिर्फ एक लेवल तक ही दिया जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग जो इन्वॉल्व थे वो सरप्लस में इन्वॉल्व थे। तो अब जरूरत थी कि स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए ताकि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियोस में कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा था। सब के सब सिर्फ अपने डेवलपमेंट में लगे हुए थे, कोई भी यूनिटी के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक डिप्रेशन देखा गया, किसमें, इकोनॉमिकली, लोग जो है भुखमरी से मर रहे, फेमाइन्स बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। तो इन सबकी दिक्कतों की वजह से सब लोगों ने ध्यान दिया कि इकोनॉमिकली ग्रो करना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसकी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया एग्रीकल्चर से कहाँ पे, इंडस्ट्रीज की तरफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी कि हम गए ट्रेडिशनल मेथड से एक मॉडर्न मेथड में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट शुरू हुई। जिन कंट्रीज ने शुरू कर दी इंडस्ट्री डेवलपमेंट वो तो जल्दी ग्रो कर गए, लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं करी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट जिन कंट्रीज में नहीं हुई उन लोगों ने ग्रो करना क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब समझते हैं इसी बात को। तो इट फोकसेस ऑन मैकेनिज्म बाय विच अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म देयर डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म अ हैवी एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू मॉडर्न। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया भी उस टाइप पे अंडर डेवलप्ड है, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज भी क्या थी, अंडर डेवलप्ड थी, चाइना भी अंडर डेवलप्ड था। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलपिंग स्टेज में थी। तो इनका मेन काम क्या था कि एग्रीकल्चर से लोगों को हटाया जाए, लोगों को निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग सरप्लस में हो चुके हैं, वहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है भी नहीं, फिर भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा एक लेवल के बाद। तो वहाँ से लोगों को हटाया जाना क्या था, बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी देयर डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म अ हैवी एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस, जो किसके बेसिस पे है, ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बेसिस पे, टू मॉडर्न मोर अर्बनाइज्ड, यानी कि जब सोसाइटी होनी चाहिए वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड होनी चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा ना, सिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक तो रूरल, एक अर्बन। अब अर्बन रूरल में क्या आता है कि भाई जहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज ना हो, जहाँ पे डेवलपमेंट जो है ज़्यादा ना हुई हो। अब अर्बनाइजेशन जैसे कि दिल्ली में देखो किस लेवल पे अर्बनाइजेशन है, सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्टैब्लिश हैं, लोग बाहर से जॉब करने यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो सैलरी हाई मिलती है, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन होना क्या है, बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड मोर इंडस्ट्रियली डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इकोनॉमी, और मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो डाइवर्सिफिकेशन आना ही बहुत जरूरी है कि लोग जो है अलग अलग तरह के गुड्स को और सर्विस को जनरेट करें, और सर्विस सेक्टर में भी क्या हो, इन्वॉल्व हो। आज आप इंडिया को ही देख लो, इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इंडिया में होनी बहुत लेवल पे बाकी है। लेकिन अगर मैं थर्ड सेक्टर की बात करूं, सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं काम करने के लिए। तो ये चीज़ भी है एक। अब आगे देखते हैं द लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात यह है कि भैया लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने तो देख लिया कि स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो आना क्यों जरूरी था और क्यों लाया गया, और क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना बढ़ावा दिया गया, ताकि जो इकोनॉमिकली है हर एक कंट्री जो है वो ग्रो कर पाए, एग्रीकल्चर से बाहर आए, ठीक है, और कहाँ पे जाए, इंडस्ट्रीज में या फिर सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, यानी कि और जो तरह के गुड्स और सर्विस है उन सबकी प्रोडक्शन में लगे लोग। अब आते हैं आगे, द लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थ्योरी आप ये कह सकते हो कि इसी चीज़ के बेसिक के ऊपर है कि कैसे इकोनॉमिकली जो हम डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्टर, ट्रेडिशनल ओवर पॉपुलेटेड, रूरल सब्सिस्टेंस सेक्टर। अब देखो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल ओवर, एक तो ट्रेडिशनल लोग वहाँ पे रहेंगे, यानी कि लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करेंगे, फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे और प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ओवर पॉपुलेटेड होंगे, मतलब जितने लोगों की जरूरत भी नहीं है उतने लोग काम में इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप इंडिया के हालात देख लो, अब इंडिया में क्या है, लोग बहुत सारे हैं जो हमारे क्या है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट नहीं की जा रही। बहुत सारे लोग अभी भी कहाँ पे इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन वो वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से ही पैसा नहीं आ रहा, जीडीपी में कोई खास रोल नहीं दिख रहा उन लोगों का। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही है, इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा है। जो लोग इन्वॉल्व है भी वो वहाँ पे इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं।
तो ओवर पॉपुलेटेड हो सकता है वो। रूरल सब्सिस्टेंस सेक्टर कैटेगराइज्ड बाय जीरो मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूरल एरिया में अपने छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ज़्यादा बेहतरीन लेवल पे नहीं हो रही। तो रूरल सब्सिस्टेंस जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर कैटेगराइज्ड बाय जीरो मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अब देखो जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा, तो लोगों के बढ़ने का फायदा क्या है भाई? एक सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे लेबर क्या होता है, लेबर काम करता है इनपुट की तरह। जिनको प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पता एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन का, एक होता है लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल कॉन्स्टेंट होती है, हम लेबर में चेंज करते हैं। लॉन्ग रन में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, चेंजेबल होती हैं, यानी कि दोनों चीज़ों में चेंज किया जाता है अगर हमें आउटपुट का लेवल इंक्रीज करना है तो। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रोडक्शन करने की जगह है वहाँ पे अगर मैं लेबरों को इंक्रीज कर रहा हूँ, उसका एक मेन रीजन क्या होगा कि मुझे प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है। लेकिन हो क्या रहा था, अब एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में घुस तो रहे हैं, अब इतने लोग घुस चुके हैं, लेबर आ रहे हैं नए नए, लेकिन दिक्कत क्या है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो नहीं रही है, लोग जो है वो और ज़्यादा गुड्स नहीं जनरेट कर पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे सरप्लस में लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सरप्लस में लोग इन्वॉल्व तो हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो लोगों को यहाँ से निकाला जाए, कुछ और काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई काम मैं कर रहा हूँ, उसी काम को मैंने डिवाइड कर दिया दो जनों में कि भाई ये भी वो काम कर लेगा, वो भी वो काम कर लेगा। अब होगा क्या, काम एक ही है, पैसा उतना ही आएगा। अब तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, तो खामखा इन्वॉल्व नहीं हुए, वो दो लोग जो मैंने खामखा इन्वॉल्व करे हैं वो कहीं और भी तो इन्वॉल्व हो सकते थे, ठीक है। तो ताकि पैसा क्या है, एक्स्ट्रा है। वही चीज, वही सेम कहानी यहाँ पे है कि लोग जो है वो खामखा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से इतना पैसा आ नहीं रहा, तो वो एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी सेक्टर में क्यों नहीं घुसते, या तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाएं भाई, प्रोडक्शन करें और भी गुड्स और सर्विसेज का, या फिर सर्विस सेक्टर में चले जाएं, टर्शरी सेक्टर में, वहाँ जाके सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को। तो ये चीज़ थी यहाँ पे जरूरी। तो इसी को इन्होंने क्या बोला, जो हमारे लेविस थ्योरी में ये गिवन थी कि जीरो मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी, कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का एडिशनल आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा उनके द्वारा, आउटपुट का लेवल सेम है। अगर मान लो पहले भी 100 लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, तब भी 100 टन अनाज उग रहा था, अब 100 से 200 लोग हो गए, अब भी 100 टन अनाज उग रहा है, तो फायदा क्या हुआ इन 100 लोगों के बढ़ने का, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इनको निकाला जाए यहाँ से एग्रीकल्चर से, किसी और काम में इन्वॉल्व किया जाए इन्हें, ताकि जीडीपी में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिले। अब आए क्या था हमारे यहाँ पे, लुइस टू क्लासिफाई दिस एज सरप्लस लेबर कैन बी विड्रॉन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसी बात को लेके लुइस ने अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने क्या बोला कि सरप्लस लेबर जो है वो विड्रॉ होनी चाहिए, कहाँ से विड्रॉ होनी चाहिए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कि लोग अपने आप को दिखा तो रहे हैं हम काम में इन्वॉल्व हैं लेकिन वो काम में इन्वॉल्व नहीं होते। यानी कि सपोज करो कि मैंने एक कमरे के अंदर जो है पहले 5 लोगों को लगाया पेंट करने के लिए, वो 5 लोग जो है वो उस कमरे में एक दीवार को एक दिन में पेंट कर देते हैं। अब क्या हुआ, मैंने 8 लेबर को लगाया था कि काम जल्दी हो, अब 8 लेबर को लगाया, ठीक है, तो लेकिन अभी भी जो है वो एक दिन में एक ही दीवार पेंट हो रही है, तो क्या फायदा हुआ 3 और लेबर को लगाने का, कोई आउटपुट खासा जनरेट हुआ नहीं। हाँ, अगर वो 1.5 दीवार पेंट कर देते, 2 दीवार पेंट कर देते, तो मैं मानता हाँ भाई कि लेबर बढ़ाए हैं तो काम ज़्यादा तेजी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो भाई निकालो कामों से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकाला जाए विदाउट एनी लॉस ऑफ आउटपुट। लेकिन एक चीज का और बोलना इन्होंने कि भाई आउटपुट में लॉस होना चाहिए, जितना अनाज पहले आ रहा था उतना अनाज अभी भी आना चाहिए, बस लोगों को निकाला जाए, और जितने लोगों की जरूरत है असली में एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ उतने ही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होने चाहिए। एंड हाई प्रोडक्टिविटी मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर इनटू विच लेबर फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर इज ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड। और फिर इन्हें कहाँ पे करना चाहिए, शिफ्ट अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इनटू विच लेबर फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर इज ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड। मतलब एग्रीकल्चर लोगों को हटाओ, उन्हें ट्रांसफर करो या तो इंडस्ट्रीज में या फिर सर्विस सेक्टर में, लेकिन यहाँ मत रहने दो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिर्फ खामा खा भीड़ बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। इसी सेम चीज़ को उन्होंने ग्राफ पे दिखाया। अब ये देखते हैं पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर में क्या हो रहा था। अब देखो क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो यहाँ से यहाँ पे भी देखो ये है जो है ये सरप्लस है, सरप्लस लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल सेम ही है दोनों का। प्रोडक्शन लेवल क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, मतलब लेबर कम हो तब भी प्रोडक्शन लेवल उतना ही है, और लेबर बढ़ा दी तभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन लेवल क्या है, सेम है। तो ऐसे केसेस में उन एडिशनल लोगों के अंदर जाने का कोई बेनिफिट नहीं था, उन्हें निकाला जाना वहाँ से बहुत ज़रूरी था। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे क्या समझाया है कि जितनी ज़्यादा लेबर होगी
क्वांटिटी वाली जितनी ज़्यादा लेबर होगी तो टोटल प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा। जब लेबर कम थी प्रोडक्ट कम था, लेबर फालतू हुई प्रोडक्ट बढ़ गया, लेबर और फालतू हो गया प्रोडक्ट यहाँ पहुँच गया। यानी कि जितनी फालतू लेबर हो रही है प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो ऐसी जगह लगाओ ना लेबर को, मतलब जब मैं इनपुट लगा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट दिख रहा है कि हाँ आउटपुट बढ़ रहा है, तो मैं इनपुट लगाऊँ भी, तब मेरे इनपुट लगाने का बेनिफिट भी है। लेकिन मैं यहाँ पर इनपुट लगा रहा हूँ आउटपुट बढ़ नहीं रहा, तो क्या फ़र्क है यहाँ पर इनपुट लगाने का? भाई बात समझ में। अब इससे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया भी था। मान लो एक परिवार में 5 मेंबर हैं, सबके सब एक काम करते हैं, ठीक है, मतलब मान लो सबके पास एक काम है, एक काम था पहले, एक पर्सन के पास था, उसने वो काम अपने 500 मेंबर में डिवाइड कर दिया। क्या पैसा फालतू आएगा? क्या पैसा तो नहीं आएगा। इससे बढ़िया क्या हो कि वो जो पर्सन जो उस काम को अकेले कर पा रहा था वो उस काम को अकेले ही करे, बाकी 4 पर्सन किसी और काम में इन्वॉल्व हो, ताकि वहां से एडिशनल पैसा आए। तब तो मैं मानता हूँ हाँ कि वो फैमिली जो है वो ग्रो करेगी। लेकिन सपोज करो मेरे पास कोई काम है, मैंने उसे डिवाइड कर दिया 4 जनों में, जिस काम को मैं अकेले भी कर सकता था, और मैं खुद बैठ के आराम से घर पे या तो मजे ले रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या वो फैमिली ग्रो करेगी? कभी भी ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल सेम है, बस सब लोगों ने क्या दिखा दिया कि हम सबके सब काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज थी, तो वही चीज यहाँ पे है। और ऐसे केसेस में एक चीज ध्यान रखना, जो रियल वेजेस हैं वो क्या रखे जाएंगे? कांस्टेंट। मतलब लेविस थ्योरी ने एक बात और बोली कि जो वेजेस हैं वो कांस्टेंट रखेंगे, मतलब जो भी इंडस्ट्री में पर्सन आएगा उसके लिए वेजेस सेम रहेंगे, चाहे वो काम करे, मतलब काम करने आए तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं, पर वेजेस जो है सबके कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये एक तरह से हो गया मजदूरी वाला हिसाब। हाँ, कोई अगर स्किल्ड वर्कर है तो उसको हायर सैलरी पे की जाएगी, कि किसी ने कोई एडिशनल चीज़ सीख रखी हो, किसी को कोई मशीन अच्छे तरीके से चलानी आती हो, ठीक करनी आती हो, तो उस तरीके से इसमें सैलरी बढ़ाई जाएगी, वरना सबकी सैलरी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये चीज़ उन्होंने बोली थी यहाँ पे। तो चलिए देखो, जो वेज अगर आप क्या है हमारा कांस्टेंट है, कि अगर वेज कांस्टेंट रहेगा, लेबर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर कम होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये वाला हिसाब था किस चीज़ का? मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे समझाई कि अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी में चेंज करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर से लोगों को हटाया जाए, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में उन्हें लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को आइसोलेशन में डाल लिया कुछ सालों के लिए, और ऐसा आइसोलेशन में डाला कि उसने एग्रीकल्चर, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने आप को वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप करी, प्रोडक्शन सेक्टर बनाया पूरा का पूरा, कि भाई कैसे इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। यानी कि इतना फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उन लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर कि सब छोटे छोटे बड़े से बड़े बच्चों को वहाँ पे काम मिल जाता है ईजिली, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। और यही नहीं, अपने आप को बनाया वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब। ऐसी कोई भी शायद ही कंट्री होगी जो चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती होगी, और बिल्कुल चीप रेट पे वो चीज़ वो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये बेनिफिट है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन के। उसी की वजह से देखो आज इंडिया और चाइना में इतना गैप है कि चाइना की इकोनॉमी कहीं हो रही है और इंडिया की इकोनॉमी कहीं हो रही है। जितना हमारा जीडीपी का अमाउंट आता है उतना तो वो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर देते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया, इंडस्ट्रियलाइज किया और डेवलपमेंट करी। लेकिन आज भी जब हम लैक करते हैं कहीं ना कहीं, इंडिया जो है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज में है, सुधर रही है हमारी इकोनॉमी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आज भी कहीं लैक कर रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज की वजह से कई लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी है ही नहीं, तो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जब तक लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे लोग गरीबी में ही जिएंगे, इंडिया तेजी से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना क्या है? बहुत तेजी से बहुत जरूरी है, ताकि सबको सही टाइम पे जॉब प्रोवाइड की जा सके, और जब जॉब प्रोवाइड करेंगे तो कंट्री अपने आप ही ग्रो करेगी, क्योंकि सबके सब अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने इनकम सोर्स को खुद जनरेट कर रहे होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम उसी के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या था? स्ट्रक्चरल चेंज एंड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चरल चेंज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा, कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस, उसके कंक्लूजन क्या क्या है और इम्प्लीकेशन इनकी प्रभाव क्या क्या पड़े, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये तो हमारे कंसेप्ट रहेंगे। पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल चेंज को। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री को अपने आप को डेवलप करवाना है तो उसे कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। अब स्ट्रक्चर में चेंज किस प्रकार का चेंज करना होगा वो समझते हैं। जैसे कि मैंने उसमें क्या समझाया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सरप्लस में लोग हैं, लोगों को शिफ्ट करना होगा किसी और सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री ज्वाइन करें, चाहे वो सर्विस सेक्टर ज्वाइन करें। वही सेम चीज यहाँ पे थी। लेकिन अब बात आता है पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट का। यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब क्या है कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, है ना, अब इतनी सारी कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ तो एक्सट्रीमली ग्रो कर चुकी हैं,
कुछ बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रही, कुछ बीच बीच में है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो अफेक्ट करते हैं कि एक कंट्री इतना डेवलप कर जाए और एक कंट्री बिल्कुल डेवलप ना कर पाए? अब टेक्नोलॉजी में देखो, टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीज बिल्कुल एडवांस हो चुकी हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो आज भी क्या है, बिल्कुल बेसिक नीड्स तक फुलफिल नहीं कर पा रही अपने कंट्री के लोगों की, ठीक है, वहाँ पे सिस्टम जो है पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पैटर्न फॉलो किए गए कि कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल वेल डेवलप हो गई और कुछ कंट्रीज बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर पा रही। तो वो सब हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व वर्चुअली ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस। तो इसके अंदर क्या आता है, हमारा सारे इकोनॉमिक फंक्शंस आते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन कंपोजिशन कंज्यूमर डिमांड। जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की भी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक पॉलिसी अप्लाई करके किसी एक सेक्टर में काम करके अगर हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है तो हमें वो सेक्टर छोड़ देना चाहिए, फिर हमें अप्लाई करना चाहिए किसी नए सेक्टर के ऊपर, ठीक है। कि भाई जैसे कि मैंने अब आपको एग्जांपल क्या दिया था कि उस टाइम पे 1960s के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हमारा एंड हुआ था, उस टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो सिर्फ एक सेक्टर पे इन्वॉल्व थी, होती एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन उन्होंने देख गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस में लोग जा तो रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल फिर भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे। तो क्या जरूरत है और लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्यों ना हम कोई नया सेक्टर डेवलप करें, क्यों ना हम इंडस्ट्रीज डेवलप करें, लोगों को वहाँ काम पे लगाएं ताकि कंट्री जो है वो ग्रो करे। और जिन लोगों ने इस इम्पैक्ट को फटाफट समझा और अपने आप को चेंज किया, वो कंट्री तो आज वेल डेवलप्ड है। और जो लोग इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं कर पाई, वो आज भी वहीं की वहीं है, वहाँ पे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वही सेम बात यहाँ पे है। तो इसमें क्या आता है, सारे इकोनॉमिक फंक्शन आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन कंपोजिशन कंज्यूमर डिमांड। और कैसे कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है वो सब फटाफट चेक करना। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे काफी बड़ा मुद्दा था। पहले आप लोगों को याद होगा कि पहले सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल थी, मतलब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपन हो चुका है ट्रेडिंग के लिए, कि टैक्सेस भले ही देने पड़ते हों लेकिन हम कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेज या फिर कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कहीं पे मैं कुछ भी प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ और कहीं पे मैं कुछ भी कंज्यूम भी कर सकता हूँ। आज देखो बहुत सारी MNCs जो हैं वो एक कंट्री से, अब जैसे कि अब एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है, अब उनके ब्रांचेस यहाँ पे भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, लेकिन वो कंपनी कहाँ की है, USA की। तो MNC तो हो गई एक तरह से वो, यानी कि ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो एक टाइम पे ही मल्टी नेशंस में ऑपरेट करती हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। एंड रिसोर्स यूज एज वेल एज चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। हमें जो रिसोर्स यूज किए हैं उसमें भी चेंजेस की जरूरत है। दूसरा, हमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में भी चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि पहले लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थे, अब उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले अब वो, या फिर वो भी नहीं हो रहा सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर ले। तो क्यों खामखा ऐसे सेक्टर में घुसे हुए हैं जहां से प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट जो नहीं आ रहा, ना ही GDP में ग्रोथ हो रही है। वहां पे सिर्फ जितने लोगों को लगे रहने दो जितने लोगों की वहां पे जरूरत है, जरूरत से फालतू लोगों लगने की वहां पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ फैक्टर कौन से है, अर्बनाइजेशन, कि भाई अर्बनाइजेशन जो तेजी से किया जाए, इसकी नीड क्यों है। अब देखा होगा आप लोगों ने, अब जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, रश ही रश है। अब दिल्ली में ही रश देख लो कितना फालतू है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ना, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्बन सिटीज़ जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अगर लोगों को सेम पैसा सेम जॉब अगर उनके खुद के होम टाउन में मिल जाए, क्या उन्हें जरूरत है कहीं बाहर निकल के काम करने की? कोई नहीं चाहेगा। सबको पसंद होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे, होम टाउन में रहे, ठीक है, अपने गांव वगैरह में रहे, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट भी क्या है, काफ़ी अच्छा है रहने के लिए, खर्चे भी थोड़े कम होते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर अर्बनाइजेशन तेजी से हो, इंडस्ट्रीज तेजी से लगाई जाए ऐसे एरियाज में भी जहाँ पे अभी तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, लोगों को अपने गाँव, अपने घरों को, अपने होम टाउन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग वहाँ से बैठे बैठे अपनी सारी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, अपना काम करेंगे और अपना इकोनॉमिकली अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। उन्हें बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल हो क्या रहा है, देश के हर एक कोनों से लोग दिल्ली में आ रहे हैं ताकि उन्हें बेटर जॉब ऑप्शंस मिले और वो बेटर तरीके से काम कर पाएं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, अर्बनाइजेशन होना क्या है, बहुत जरूरी है। एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब कंट्री की पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब वही हाल देखो ना, इकोनॉमिकली क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है सिर्फ कुछ शहरों के ऊपर। कुछ शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है तो लोग वहीं पर डिपेंडेंट है। कोई भी, क्योंकि सबको क्या दिख रहा है कि भाई शहर में जाएंगे तभी बेहतर पैसा कमा पाएंगे, तो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे पाएँ, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ,
ठीक है, और अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएँ, अच्छा इनकम का सोर्स हो, इन सब के लोग जो हैं वो अर्बन सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम हर जगह थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन कर दें तो लोगों को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हर एक रिसोर्स जो है वो हर जगह अवेलेबल हो तो पॉसिबल है कि लोगों को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप ये देखो, जोमेटो की फैसिलिटीज़ हो गई, ऊबर की फैसिलिटी हो गई, ये सब कहाँ है? शहरों में है। लेकिन कोई पूछता है गाँव में कि ऊबर क्या होता है? कोई जानता ही नहीं। ऊबर, ओला, जोमेटो, ये सब, अमेजन, ये सब क्या होता है? वहाँ पे सब सिस्टम ही डेवलप नहीं हुए अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? तो डोमेस्टिक वंस इंक्लूड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। अब ऐसे कौन कौन से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो कॉन्स्टेंट है जो अफेक्ट करते हैं एक कंट्री के अंदर? तो डोमेस्टिक वंस इंक्लूड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स सच एज कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट, कि भाई कंट्री में रिसोर्सेज कैसे हैं। अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा अंडर डेवलप क्यों रह गया? उसका एक मेन रीज़न क्या है? अंग्रेज आए थे, इतने टाइम उन्होंने राज किया, सारे रिसोर्सेज को खत्म करके चले गए। या तो उन्होंने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया या फिर लूट के ले गए सारा का सारा। मतलब कुछ खास रिसोर्सेज बचे नहीं थे डेवलपमेंट के लिए। तो कंट्रीज के पास रिसोर्सेज किस लेवल के हैं? इट्स फिजिकल एंड पॉपुलेशन साइज कैसी है? फिजिकल और पॉपुलेशन साइज क्या है? अब इंडिया में देखो पॉपुलेशन साइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलूँ कि स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है जिनको जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है? क्या बिना एजुकेशन के, बिना स्किल के किसी को जॉब प्रोवाइड करना इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो इसी चक्कर में जो है यहाँ पे क्या बात की गई कि पॉपुलेशन साइज कैसा है? फिजिकल एंड पॉपुलेशन साइज एज वेल इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स। अब दूसरी बात जो अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं और गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आने वाले टाइम को लेके। गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बना रही है, कैसे काम करना चाहती है और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि जो सब लोगों को है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ मिल पाए। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन डेवलपमेंट इंक्लूड एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कई बार जो है इंटरनेशनल, यहाँ पे नेशन नहीं आएगा, इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं डेवलपमेंट के लिए जो बहुत जरूरी है, जैसे कि एक्सटर्नल कैपिटल। कई बार क्या होता है, हमें बाहर से फंडिंग मंगानी पड़ती है, किसी फॉरेन कंट्री से फंडिंग ले ली हमने, ठीक है, तो इस तरीके से क्या वो अवेलेबल है या नहीं है? क्या हम फॉरेन कंट्री से पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? टेक्नोलॉजी जो हम अडॉप्ट करनी है, हो सकता है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी हो, क्या हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इंटरनेशनल ट्रेड कैसा चल रहा है हमारे साथ? मतलब क्या हमारी जो भी हमारी कंट्री में डोमेस्टिक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसकी डिमांड सिर्फ हमारी कंट्रीज़ में ही है या फॉरेन कंट्री में उनकी डिमांड कर रही है? तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी कंट्री में कैसे चल रहा है, इसको हम बात करेंगे एक बार डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा, इसी सीरीज़ का पार्ट है, तो तब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि कैसे एक ट्रेड जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेवलप किया जाता है। तो वो सब टॉपिक बाद में आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होना चाहिए? उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय इंडस्ट्रियल कंट्रीज। कि भाई कंट्रीज, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी जी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, कि भाई भारत में आओ, भारत में इन्वेस्टमेंट करो ताकि भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आए। इस तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो भाई जरूरी क्या है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो वेल डेवलप हैं वो हमारी सहायता करें डेवलपमेंट में, वो हमारी कंट्री में आगे अपने ब्रांचेस खोले, इंडस्ट्रीज डेवलप करे, जिससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। आज जैसे कि देखो, अब एक तरह से टॉप मोस्ट मार्केट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी फालतू है, अब जितनी पॉपुलेशन होगी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज भी हमारी कंट्री में आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में और ज़्यादा आनी चाहिए, डेवलपमेंट और तेजी से होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हमारी कंट्री में आए, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे एज अ रिसोर्स ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स एज वेल एज मार्केट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, हमें इंपोर्ट्स भी प्रोवाइड करे और हमें मार्केट दे एक्सपोर्ट करने के लिए, उन चीज़ों को बाहर भेजने के लिए। तो दे कैन मेक अ ट्रांजिशन एट एन इवन फास्टर रेट। मतलब है कि वो लोग जो है वो ट्रांजिशन कर पाते हैं फास्टर। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी ना, तब कहीं ना कहीं एक कंट्री जो है वो ट्रांजिशन कर पाती है एक अच्छे लेवल पे, फास्टर रेट पे। दैट अचीव्ड बाय इंडस्ट्रियल कंट्रीज ड्यूरिंग अर्ली पीरियड्स ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये कारण है कि जब जिन कंट्री को ये सब इनिशियली लेवल में मिल गई वो तो वेल डेवलप्ड है आज, लेकिन जिनको नहीं मिल पाई वो अभी भी क्या है, अंडर डेवलप्ड है। मतलब जिन लोगों ने सारे इंपैक्ट्स को समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि एग्रीकल्चर में लोग खामा इन्वॉल्व हैं, हमें इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी, हमें लोगों को सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो कंट्री आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन जो कंट्री रह गई भाई पुराने विचारों पे कि हम तो एग्रीकल्चर में ही रहेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है क्योंकि भाई बिना खाने पीने के सर्वाइव किया जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी है
जितना उस सेक्टर में लोगों की नीड है। उससे फालतू लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो ना तो उस सेक्टर के लिए बेनिफिट है, ना उन लोगों के लिए बेनिफिट है, दोनों के लिए क्या है, खराब है वो। एग्रीकल्चर मानता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बिना खाने की जनता कैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो जरूरत है किसी जगह किसी काम करने के लिए 100 लोगों की, इन्वॉल्व हो गए 200 लोग, क्या फायदा है ऐसे काम का? वो काम का ही बेड़ा गर्क करेंगे और खुद का ही बेड़ा गर्क करेंगे। तो ये चीज़ दिक्कत आती है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उन कंट्रियों ने कर ली फटाफट जिन्होंने सारी चीज़ें समझ ली थी टाइम पे, जैसे कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूके, यूएसए, ये सब जल्दी समझ गए थे। अब आता है हमारा कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। अब इन सब चीज़ों के कंक्लूजन्स क्या क्या आए और इम्प्लीकेशन प्रभाव क्या पड़े वो समझते हैं। तो फैक्टर ऐसे कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को? तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट, वो मैं बात करी चुका था स्टार्टिंग में ही कि कंट्री में रिसोर्स किस लेवल का है, ठीक है। साइज कैसा है कंट्री का, अब पता लगे साइज तो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स इतने सारे हैं नहीं, तो कैसे चलेगी कंट्री? वही बात है ना कि भाई आजकल आपने देखा होगा जितने भी लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनके परिवार में बच्चों की संख्या भी कम हो रही है। जैसे कि या तो एक बच्चा होगा फिर 2 बच्चे होंगे, अच्छे हम 2, हमारे 2 टाइप की फैमिली है। अब जिनके पास मैं देखता हूँ बिल्कुल रिसोर्स नहीं है, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं, रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी पड़ रही है, उनके घर में ऐसे हैं 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे। अरे भाई आप देख तो लो। फिर ये कहते हैं कि भाई जब ये बड़े होंगे तो इनकम जनरेट करेंगे, आपने उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दे नहीं पाओगे, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेट अपने कर नहीं पाओगे, तो भाई किस तरीके से वो परिवार डेवलप करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि भाई रिसोर्सेज इतने कम है, अब फैमिली के पास भी क्या है, इनकम बस इतना सा है, लेकिन बालक हो गए 5-6, ठीक है, इनसे रुका ही नहीं जा रहा, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जो एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा है, ठीक है, वो चाहे तो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को, तो उनके पास दिक्कत क्या है, वो फिर भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें को हैंडल करना। अब आगे समझते हैं। तो यही सारी बात है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट एंड साइज। तो कंट्री का रिसोर्स कितना है और उसका साइज कितना है। तो वही बात हर एक फैमिली पे भी लागू होती है कि एक फैमिली में रिसोर्स कितने हैं, उनकी फैमिली में परिवार में बच्चे कितने हैं। जब प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को नरिशमेंट दे ही नहीं पाओगे, ठीक है, फूड वगैरह प्रोवाइड कर नहीं पाओगे, मान लो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए, वो आप उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आप कैसे सोच रहे हो कि आपके परिवार को डेवलप कर पाएंगे बिना इन सारी चीज़ों के? तो बहुत मुश्किल होता है। तो इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यही चीज़ें कंट्री में क्या होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है कि पॉलिसी कैसी है। अब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखो कुछ पॉलिसी तो बनती है, पॉलिसी में रह जाती है, वो कभी रियल लाइफ में अप्लाई होती है मैंने देखी नहीं है। वो सब पॉलिसीज बन गई, वो बनी की बनी रह जाती हैं, कागजों में दफन हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, बाहर से कितना पैसा आ रहा है और टेक्नोलॉजी आ भी पा रही है नहीं आ पा रही, और इंटरनेशनल ट्रेड इन्वायरमेंट कैसा है। इसके बाद बस क्या आएगा, डेवलप्ड कंट्री के कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं अब एक बार, ठीक है, कि भाई डेवलप कंट्री जो है इतनी वेल डेवलप क्यों है, क्यों उन्होंने इतने टाइम पहले ही अपने आप को डेवलप करवा लिया, कि आज उनके पास रिसोर्सेज के बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं, मतलब बेहतरीन सोर्सेज है उनके पास। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री पैटर्न सच एज डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। एक तो पहली बात, उन लोगों ने टाइम पे समझ लिया था कि एग्रीकल्चर में खामा का लेबर फोर्स डालने का बेनिफिट नहीं है, जमीन से जितनी प्रोडक्शन होनी होगी उतनी ही होगी, खामा खाम लेबर लगाएंगे सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, लोग इंप्लॉयड दिखाई देंगे पर जीडीपी में किसी तरह का ग्रोथ रेट नजर नहीं आएगा। उन लोगों ने हटाया उस चीज को, सबसे पहले उन्होंने ये चीज खत्म करी। फोर्स इन एग्रीकल्चर ओवर टाइम मैनी डेवलपिंग कंट्री पॉलिसी मेकर्स नेग्लेक्ट वाइटल सेक्टर, ठीक है। और यही गलती हुई बाकी कंट्री से, जो पॉलिसी मेकर्स थे बाकी कंट्री के, वो बेचारे रह गए एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करो, प्रोडक्शन करो, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाओ, चलो ठीक है, उस टाइम फैमाइन खत्म करनी थी, चलाओ, ठीक है, लेकिन भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, और आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट कर भी ली। अब मान लो उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि हैरोडोमर जो मैंने पढ़ाया ना पिछली वीडियो में, वो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, चलो ठीक है, वहां पे आपने करवाया ग्रीन रिवोल्यूशन, उसकी वजह से हुआ क्या, लोगों ने HYV सीड यूज किए, प्रोडक्शन एक लेवल पे राइज कर गई, हम उस पॉइंट को सस्टेन ही नहीं कर पाए, प्रोडक्शन फिर से धड़ाम से नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि जमीनें बंजर होने लग गई, वाटर जो है बड़े लेवल पे यूज होने लग गया। तो ये सारे फैक्टर जो है सारे अफेक्ट कर गए थे हमें उस टाइम पे। तो पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो वाइटल सेक्टर को इग्नोर कर दिया, कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इंडस्ट्री भी कुछ होती है, सर्विस सेक्टर भी फ्यूचर में डेवलप करेगा, सिर्फ इनका ध्यान किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ रह गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हायर एजुकेशन। अब इंडिया में देखो, अगर मैं आज से 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर चला जाऊँ, तो उस टाइम पे क्या था कि लोग 10th पास कर ले, 12th पास कर ले, बहुत बड़ी चीज़ समझते थे अपने आप को,
ठीक है, हमने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, झंडे गाड़ दिए हमने, ठीक है। तो क्योंकि हायर एजुकेशन का इतना रोल ही नहीं था, लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। बहुत कम स्पेसिफिक लोग ऐसे थे जो हायर एजुकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ रहे थे, ठीक है। और आजकल हालात उससे ही बदतर है। आजकल हो क्या रहा है, सबके सब पास हो रहे हैं, कोई नकल करके पास हो रहा है, कोई किस तरीके से पास हो रहा है, गवर्नमेंट भी धक्के देके पास कर रही है कि कैसे भी इन्हें कॉलेज से बाहर निकाले, ग्रेजुएट करे, ठीक है। मतलब अब ऐसा हालात हो गया कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, माइंड डेवलप नहीं कर पा रहे अपने आप को, स्किल नहीं सीख पा रहे अलग अलग। तो भाई और वो क्या चाहते हैं उन्हें कि जैसे ग्रेजुएशन करेंगे उनकी प्लेसमेंट लग जाएगी, उन्हें जॉब मिल जाएगी। इतना आसान थोड़ी ना है, ठीक है। तो प्रॉपर जब तक स्किल्स नहीं होंगी, स्किल सेट प्रॉपर तैयार नहीं होगा, एजुकेशन आपने रियल ग्राउंड लेवल पे अचीव नहीं करी होगी, आप लोगों से प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे डेवलप कर जाओगे। तो वो सारे फैक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल एक और था हायर एजुकेशन का, कि जो जिन लोग कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप किया, वहाँ पे हायर एजुकेशन का एक अलग ही लेवल था कि वो लोग अपने कंट्री के लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे हायर एजुकेशन गेन करनी है। जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे कंट्री उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है, द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो इकोनॉमीज जो हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। एक तो हमारी क्या होती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज, जैसे कि यूके, यूएसए, चाइना, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। एक हमारी आते हैं अंडर डेवलपिंग नेशंस, जैसे कि इंडिया, जो डेवलपमेंट स्टेज में है। फिर हमारे क्या होते हैं जो बिल्कुल ही ग्रोथ कर ही नहीं रहे, ठीक है, जिनकी तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, तो डेवलपमेंट नाम का वर्ड उनके लिए बनाया ही नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज भी होती हैं। तो बात ये आती है कि भैया ये इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन क्या है। इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करें। अब वो सहायता किस किस तरीके से हो सकती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कोई सहायता है और कैसे कैसे वो पॉलिसीज अप्लाई करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो वो देखेंगे आज हम आज की वीडियो में। अब यहाँ पर देखो, तो डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टिमुलेट देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक ऐसी कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड है, ताकि वो भी एक डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो जाए। क्योंकि देखो सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर कंट्री के पास अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज वो अप्लाई करते हैं, जिसके हिसाब से वो लोग जो है कुछ डेवलप हो चुके हैं, कुछ अंडर डेवलप हैं और कुछ बिल्कुल डेवलप नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने टाइम पे पॉलिसी अप्लाई करी, टाइम पे चेंजेस अप्लाई की, वो वेल डेवलप है, और जिन लोगों ने टाइम पे पॉलिसीज वगैरह अप्लाई नहीं करी वो सारी की सारी या तो डेवलपिंग नेशन में आती है या फिर वो डेवलप नहीं कर पा रही है। अब यहाँ समझते हैं, तो इन लोगों का पहला काम क्या होता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने यानी कि डेवलप कंट्रीज ने ग्रो किया है वो पॉलिसीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर, ताकि वो भी ग्रो कर पाए। इसके बाद डिपेंडेंस कैन आल्सो मीन दैट द डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्ट डेवलप्ड कंट्री एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद एक चीज और आती है सबसे बड़ी, कि मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में से कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री जो है वो वेल डेवलप है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पे दूसरी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप है। तो पहला सिस्टम क्या आता है, एजुकेशन सिस्टम। अब इंडिया में क्या था, जैसे मैं एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में भी, कि इंडिया में क्या था कि अगर आज से आप 2 जनरेशन ऊपर चले जाओ, 1 या 2 जनरेशन ऊपर चले जाओ, लोग 10वीं पास कर लेते थे ना, 12वीं पास कर लेते थे, लोग सोचते अपने क्या तीर मारा है। आज के टाइम में ग्रेजुएट्स की वैल्यू भी बिल्कुल क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि जो जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने फॉलो किया गया था हायर एजुकेशन सिस्टम। वहां के लोग हायर एजुकेशन गेन करते थे, हायर स्किल गेन करते थे, ताकि वो अपनी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर पाए। अब हमारे इंडिया में भाई लोग अब अगर सबके सब मजदूरी करके डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो डेवलप इंडिया कभी भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, एजुकेशन सिस्टम। तो जो सबसे पहला काम करते हैं ना कौन, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपना एजुकेशन सिस्टम बाई कंट्रीज पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है आज भी जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं वो किसके द्वारा दिया हुआ है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। दूसरा वापस क्या आता है, टेक्नोलॉजी। जो भी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिनके जरिए वो एक अच्छा लेवल आउटपुट का जनरेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो वो हम एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लाने की भी कोशिश करते हैं, और वही डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती है, ताकि हम भी डेवलप कर पाए। तो पहला काम क्या था, एजुकेशन सिस्टम। फिर क्या आया, टेक्नोलॉजी। फिर आता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम्स वो लोग फॉलो करते हैं वही पॉलिटिकल सिस्टम हम भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक डेवलपिंग नेशन भी वही पॉलिसीज, वही पॉलिटिकल सिस्टम, वही इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करने की कोशिश करता है जो एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम ने किया।
ताकि वो भी उसी की तरह बन पाए। मतलब सेम काम क्या करता है यहाँ पे कॉपी करने का, कि भाई जो काम वेल डेवलप्ड नेशन ने किया है वही अगर बाकी नेशन भी कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे। बस अप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके बाद क्या आता है, कंजप्शन पैटर्न कैसा है, ड्रेस एंड सोल, मतलब सारी चीजें वहां से क्या करते हैं, उठाते हैं और फिर उसे अपनी कंट्री में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल आप देख भी रहे होगे वेस्टर्न कल्चर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के फॉलो किया जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। बहुत सी जगह नहीं होता है पर ज्यादातर जगह वो कल्चर देखने को मिलता है। अब आगे हमारे पास क्या आता है, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, डोमिनेंस। अभी डोमिनेंस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो भी वेल डेवलप्ड नेशंस हैं, फिर जो भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो कर रही है बाकी पूरे वर्ल्ड पे। जैसे कि अब यूएसए है, यूके है, ये सारी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे राज कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को अपने तरीके से चला रहे हैं। अब आप देखो टॉप लेवल की कंपनीज जो भी हैं इस दुनिया की, वो सब यूएसए की है। अच्छा आप फेसबुक ले लो, ठीक है, गूगल ले लो, टेस्ला ले लो, सारी सारी कंपनी कहाँ की है, उनकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपनी डोमिनेंसी पावर शो कर रहे हैं। तो डोमिनेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो एक तो वो इंटरनेशनल अफेयर में डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, उनकी सुनी जाती है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने डेवलपमेंट की है, और जिन लोगों ने डेवलपमेंट की होती है उनकी सुनी जाती है, उन्होंने सक्सेस अचीव करी है अपनी कंट्री को डेवलप करने में। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अ सिचुएशन इन विच द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मच ग्रेटर पावर। अब ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक डेवलप कंट्री के पास सबसे फालतू पावर होती है कुछ किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की, देन आर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, वो भी किससे, एक लेस डेवलप्ड कंट्री से। अब वही सुनो, अब कहीं पाकिस्तान चला जाए किसी बिजनेस मीटिंग में, ठीक है, सारी कंट्रीज के साथ, जहां पे यूएसए भी है, यूके भी, कौन सुन रहा पाकिस्तान की, कंगाली तो वही पड़ी है पूरे देश में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड नेशन पहुंच जाए, ठीक है, किसी भी बिजनेस मीटिंग में, फिर किसी बड़े क्या वेबिनार वगैरह पहुंच जाए, उनकी कोई नहीं सुनने वाला, ना उनके देश के लोग कोई सुनने वाला, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने डेवलपमेंट की ही नहीं है। सुने किसकी, जिसके पास पावर है। अब इन डिसीजंस अफेक्टिंग, जैसे कि हमारे नहीं होते, अब तो उन्होंने घर परिवार में देखा होगा, जब घर परिवार में किसी की कोई मीटिंग चल रही होती है, तुम बीच में बोल पड़ो कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे घर क्या बोलेंगे, रैप्टा मार दूंगी, चला जाए यहाँ से, है ना, मम्मी आती है, क्या बोलेगी, ठीक है, एक रैप्टा लग गया ना, यहाँ खुद के काम समझते नहीं है, चले हैं दूसरों को ज्ञान देने, निकल लो। तो वही हाल है भाई इन कंट्रीज का, बाकी कंट्रीज का। तो इन डिसीजंस तो अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, तो ये लोग जो है ना वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज को भी बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करते हैं अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर को यूज करके। सजेस्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस क्या होने चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस क्या होना चाहिए, और वर्ल्ड मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करनी चाहिए, ये सारी चीजों को ये लोग कंट्रोल करते हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमारी ये डेवलप्ड नेशंस ही अपने कंट्रोल में रखते हैं और उस अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, द नियो कॉलोनियल डिपेंडेंस रूल। तो मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ओवरऑल सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं वेल डेवलप्ड नेशंस पे क्या है, डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम्स के लिए, अपनी पॉलिसीज को लेके, अपने मार्केट्स को लेके, सारा कंट्रोल क्या है इन गिनी चुनी कुछ कंट्रीज के पास ही होता है। तो यही टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हमारे पास क्या आता है, द न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल। अब आप लोगों को पता होगा पहले कॉलोनियल रूल चलता था जब अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे हर जगह, ठीक है, कि भाई जगह जगह गए, ट्रेड करने के नाम पे गए, फिर उन्होंने देखा अरे यहाँ के लोग तो बड़े बेवकूफ हैं, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों ना इनको लड़ता हुआ छोड़ के हम प्रॉफिट कमाए, है ना। तो वही सेम हिसाब किया था अंग्रेजों ने। लेकिन अभी भी वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम क्या है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को लेके दूसरी कंट्रीज पे। बस फर्क इतना है कि वो हमारी मर्जी है कि हम चाहे उनकी पॉलिसीज को फॉलो करें, और हमारा नाम करके हम कह देंगे भाई नहीं तुम्हारी पॉलिसी बेकार है, हम फॉलो नहीं करते। अब ये सेम चीज यहाँ पे है। तो अ मॉडल हुज मेन प्रोपोजिशन इज द अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मॉडल है हुज मेन प्रोपोजिशन क्या है उसका, कि अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज में लेके आया जाए बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग एक्सप्लोरेटिव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल पॉलिसीज, ठीक है। क्या क्या चेंज करके, या तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज कर दो, या पॉलिटिकल चीजों में चेंज कर दो, या कल्चरल पॉलिसीज में चेंज कर दो, जिस तरीके से क्या होगा वो एक डेवलपिंग नेशन बन पाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में वो एक वेल डेवलप्ड नेशन उभर के आए। जैसे भी इंडिया है, वो इंडिया डेवलपिंग नेशंस में आ चुका है, और धीरे धीरे इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो डेवलप्ड नेशन में काउंट किया जाए, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, और खासकर जीडीपी जो है वो हमारी क्या हो रही है, लगातार
ग्रो कर रही है। अब जीडीपी ग्रो कर रही है, उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी है तो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो जीडीपी तो ग्रो करेगी करेगी। अब आगे हमारे पास पॉलिटी आता है, तो कल्चरल पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और फॉर्मर कॉलोनियल रूल्स टुवर्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और ये कर कौन रहा है? ये कर रहे हैं वो वेल डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, जो अपने आप को एक अच्छे लेवल के इकोनॉमिक ग्रोथ पे लेके जा चुकी हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग हमारी पॉलिसीज को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों की जो कंट्री है वो भी डेवलप कर पाएगी इकोनॉमिकली। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके जरिए ये कहते हैं कि कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है कंप्लीटली। जैसे क्या देखते हैं, सिचुएशन परसिस्टेंट लो लेवल्स ऑफ लिविंग इन कंजंक्शन विद एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि लोग जो हैं उनकी इनकम फिर भी लो होती है, उन्हें कहीं ना कहीं पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है। आज जैसे कि इंडिया को बोलते हैं कि इकोनॉमी जो काफी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नीड्स तक वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, उनके पास ये तीन चीजें भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। लो पर कैपिटा इनकम क्या है? काफी ज्यादा लो है, ठीक है। लो रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो रही है? बिल्कुल स्लो रेट से हो रही है। ऐसी कंट्रीज में स्लो रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। लो कंजप्शन लेवल। अब एक सिंपल सी बात है भाई, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग कंज्यूम कैसे करेंगे? अब आपको पता होगा कि जितनी भी हमारी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके वगैरह, चाइना वगैरह, ये सब कंजप्शन हाई लेवल पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास पैसा अपार पड़ा हुआ है। भाई मैं क्या बोलता हूँ, अभी मैंने रिसर्च में एक आर्टिकल पढ़ा था कि जितना इंडिया का जीडीपी है ना, उतना चाइना सिर्फ खर्च करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। इतना पैसा है उनके पास, तो भाई क्यों नहीं खर्च करेंगे? वो अन्ना पैसा लेके बैठे हैं, कहाँ लेके जाएंगे इतना सारा पैसा, ठीक है। तो लो रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा, लो कंजप्शन लेवल। अब कंजप्शन लेवल लो क्यों होता है? क्योंकि इनकम ही नहीं है तो कंजप्शन तो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जिस कंट्री में जैसा इनकम लेवल हो वहाँ पे कंजप्शन भी उसी लेवल की होगी। फिर आता है पुअर हेल्थ सर्विसेज। अब इंडिया में देख लो हेल्थ सर्विसेज क्या हाल है, ठीक है। पुअर हेल्थ सर्विसेज यानी कि लोगों को प्रॉपर जैसे कौन कौन से बेसिक नीड होती हैं। सबसे पहले क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये तो हमारे बेसिक नीड्स। फिर क्या आता है कि हेल्थ प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह हो। दूसरा क्या नाम है, एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, पर इंडिया में इसकी भी क्या है, लैक है कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात, जिनको मिल भी रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं है जिसके जरिए वो अपने फ्यूचर लाइफ को सस्टेन कर पाए। जैसे हम बोलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, ताकि लोगों को स्किल सेट यानी कि लोगों को स्किलफुल बनाया जाए, ना कि सिर्फ उन्हें रटवा दो सारी चीजें, ठीक है। स्किल्स उनके पास होगी नहीं, स्किल्स नहीं होगी तो जॉब कैसे मिलेगी? तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? पुअर हेल्थ सर्विसेज तो मिलेगी। हाई डेथ रेट्स। अब जब पुअर हेल्थ सर्विसेज होंगी, यानी हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह अच्छे तैयार नहीं है, तो इससे क्या होगा? हाई डेथ रेट्स, लोग मरेंगे ज्यादा, यानी कोई बीमारी हुई, प्रॉपर इलाज मिला नहीं तो लोग क्या होती है? डेथ हो जाती है। हाई बर्थ रेट। अब बर्थ रेट तो हाई है क्योंकि लोग वेल लेते हैं, हमारी कंट्री पॉपुलेशन ही तो बढ़ाया है हमारी कंट्री के लोगों ने, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट। अब जिनके पास क्या नाम है, यहाँ पे प्रॉपर इनकम सोर्स भी नहीं है, उनके चुन्नू मुन्नू भी घूमते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू घूम रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई ये बड़े होंगे, ये कमा के लाएंगे, ये करेंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पता लगा अपने फैसिलिटी दे नहीं पाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर नहीं पाए, तो सोच रहे हो चुन्नू मुन्नू आपको ग्रो करेंगे। वहम निकाल दो दिमाग से, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज। तो कहीं ना कहीं क्या है, ऐसी कंट्रीज डिपेंडेंट होती हैं फॉरेन इकोनॉमीज के ऊपर, यानी कि जो बाकी कंट्रीज हैं जो वेल डेवलप हैं, कहीं ना कहीं जिनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने हर एक चीज के लिए, अपनी पॉलिसीज को लेके, अपने खर्चों को लेके, ठीक है। तो बहुत सी चीजों को लेकर क्या होते हैं, ट्रेड को लेकर डिपेंडेंट होते हैं बाकी कंट्रीज पे। एंड लिमिटेड फ्रीडम टू चूज अमंग एक्टिविटीज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर फ्रीडम भी नहीं है कि हम चूज कर पाए वो एक्टिविटी जो हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे। मजबूरी में लोगों को सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे उनमें इनकम जो लेवल है वो क्या है, काफी लो रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें फिर भी वो काम करने पड़ते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि एक जो कंट्री है वो अंडर डेवलपमेंट है, और ये सारे के सारे फीचर फिलहाल के लिए इंडिया में देखने को मिलते हैं। मतलब हमारी कंट्री में तक डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंची नहीं है, अंडर डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, क्योंकि आपको सारे फीचर में से एक भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको ना लगता हो कि जो हमारी कंट्री में बेहतर है। सारे फीचर हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे अभी सेंटर। अब ये सेंटर क्या है वो देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस थ्योरी द इकोनॉमिकली डेवलप्ड वर्ल्ड। सेंटर का मतलब क्या है, अगर डिपेंडेंस थ्योरी को देखा जाए उसके हिसाब से जो भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हिस्सा होगा किसी भी वर्ल्ड का, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमिकली पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं।
फिर क्या आता है पेरिफेरी। अब ये पेरिफेरी क्या है, इंडिपेंडेंस थ्योरी द डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज में है उसको क्या बोलते हैं पेरिफेरी, यानी कि जो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की ओर लेके जा रही है। हाँ, तो टाइम लगेगा लेकिन वो डेवलप कर देंगे। फिर क्या आता है हमारा कंपैरेटर ग्रुप्स। अभी क्या होते हैं, ये होते हैं लोकल एलाइट्स हु एक्ट्स एज फ्रंट्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, यानी कि ये लोकल लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं अपनी तरफ, ये आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको सिर्फ कुछ ही नेशंस कंट्रोल करती हैं, बाकी नेशन सिर्फ उन्हें फॉलो अप करती हैं ताकि वो अपने आप को ग्रो करवा पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जब हमने ये देखा कि कैसे एक डेवलपिंग नेशन डिपेंडेंट होता है एक डेवलप्ड इकोनॉमी पे, फिर एक डेवलप्ड नेशन पे। तो उम्मीद है आपको आज का हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो में किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है बोर्ड पे से उतार सकता है, मैटर बोर्ड के सामने से।